हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर नंबर 11। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोग डाइसेकेराइड्स को कंप्लीट किए और अब स्टार्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो सबसे पहले समझिए कि पॉलीसेकेराइड्स होता क्या है। पॉलीसेकेराइड्स होता क्या है। डाइसेकेराइड्स क्या होता था, दो मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर के एक जो नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा उसको डाइसेकेराइड्स बोलते थे। उसी प्रकार से एन मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर के जो एक नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा उस सेकेराइड्स को बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। फिर से सुनिए, हम बोले कि डाइसेकेराइड्स किसको बोलते थे। तो डाइसेकेराइड्स का डिफाइन ऐसे करते थे कि टू मोनोसेकेराइड्स को मिला करके एक नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता था, और जो नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता था उसको तो बोलते थे डाइसेकेराइड्स। लेकिन हमें बात करना है पॉलीसेकेराइड्स को। तो पॉलीसेकेराइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पॉलीसेकेराइड्स को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका कि एन मोनोसेकेराइड्स को क्या करेंगे, एन मोनोसेकेराइड्स को मिला करके एक नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा, और जो नया सेकेराइड्स होगा उसी सेकेराइड्स को बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर। तो पॉलीसेकेराइड्स एन मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना था। तो पॉलीसेकेराइड्स को जब आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो बहुत सारा ग्लूकोज का पार्ट में ब्रेक होगा। फिर से सुनिए, जब पॉलीसेकेराइड्स को आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो एन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का मोनोसेकेराइड्स है। तो एन मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा, एन ग्लूकोज का फॉर्मेशन मतलब कि एन मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा, या ऐसे कहें कि एन मोनोसेकेराइड्स को मिला करके हम पॉलीसेकेराइड्स बना सकते हैं। तो एन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज में भी हम दो पढ़े थे, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो यही यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, और ये अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसेकेराइड्स है, और इन मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर के हम बनाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों का स्ट्रक्चर हम बहुत ही पहले से देखते हुए आ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। अल्फा डी ग्लूकोज के केस में जो फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप जो है वो नीचे होता था, और बीटा डी ग्लूकोज के केस में फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप ऊपर होता है। ऐसा ही पहचानते थे। इसी के कारण ये जो फर्स्ट कार्बन होता था इसको हम बोलते थे एनोमेरिक कार्बन। ये सब याद पढ़ रहा हूँ कुछ, और बाकी से इसके बाद फर्स्ट कार्बन के बाद बाकी जो कुछ होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में दोनों सेम होता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा। We need to learn about 3 polysaccharides। लेकिन बात करते हैं कि हमें केवल 3 ही पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 मेन पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन सा है उस पर बात करते हैं। एक हमें पढ़ना है स्टार्च, एक पढ़ना है ग्लाइकोजेन, और एक पढ़ना है सेलुलोज। क्या चीज, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजेन और एक सेलुलोज। ये 3 पॉलीसेकेराइड्स हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्च से। स्टार्च को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो स्टार्च भी जो है वह 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। स्टार्च 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। क्या क्या, एक है एमाइलोज AMYLOST एमाइलोज, और एक है एमाइलोपेक्टिन। ये दोनों वर्ड जो है आप नया सुन रहे होंगे, इसको 1-2 बार देखिए ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। तो हम बोले कि स्टार्च का फॉर्मेशन 2 थिंग्स से हुआ। कौन कौन सा, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। अब बात करते हैं कि जब पॉलीसेकेराइड्स एन अल्फा डी ग्लूकोज से फॉर्मेशन हुआ, एन अल्फा डी ग्लूकोज के द्वारा पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो स्टार्च है ये भी तो एक पॉलीसेकेराइड्स है, तो इसका भी फॉर्मेशन किससे होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का एन यूनिट से। तो जब स्टार्च का अल्फा डी ग्लूकोज एन यूनिट से फॉर्मेशन होगा तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का भी अल्फा डी ग्लूकोज
से फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गया? तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन भी जो है वह अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि एमाइलोज क्या है, एमाइलोपेक्टिन क्या है। जब ये दोनों टर्म आप समझ जाइएगा तो स्टार्च अपने आप ही समझ जाइएगा। तो देखते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन वर्ड को। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में देखिए फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है कि एमाइलोज जो होता है वह स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। एमाइलोज जो होता है वह स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ गिवन दिया हुआ है, इस टाइप का होगा, एक स्ट्रेट चेन में होता है। फिर से सुनिए, ये किसका स्ट्रक्चर हम बनाए हैं? ये जो स्ट्रक्चर है वह अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को हम समझाने के लिए उसी टाइप का एक हम लाइन डायग्राम बस हो गया है। हम जानते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज के केस में ब्रांचेस लगते हैं, 6 मेंबर चेन का बस हम डायग्राम बना दिए हैं, क्योंकि ये चीज ये भी मालूम है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ग्रुप लगता है, बाकी 5 मेंबर चेन लगता है, ब्रांच लगता है, तो टोटल कितना हो जाता है 6 मेंबर चेन रिंग। लेकिन हम वहाँ पूरा डिटेल नहीं जा करके बस आपको एक हिंट दे रहे हैं कि कुछ ऐसा 6 मेंबर चेन स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारा ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन वो कैसा दिखेगा? एमाइलोज एक स्ट्रेट चेन में। तो एमाइलोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। बात करें एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन जो है वह एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पर देखिए, पहला जो अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। एक बात और, या तो स्ट्रेट चेन की बात हो या तो ब्रांच चेन की बात हो, बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज को कौन जोड़ेगा एक दूसरे से? तो जो जोड़ता था उसको बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंक। क्या बोलते थे? ग्लाइकोसाइडिक लिंक बोलते थे। और ये जोड़ता है, तो ये तो स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन करता है एमाइलोज, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। देखिए, इसमें कुछ स्ट्रेट भी है और कुछ ब्रांच भी है, मतलब कि ये तो फिक्स है कि ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रेट जा रहा था और इसमें एक क्या हो गया, ब्रांच लग गया और एक नया ग्लूकोज ब्रांच के द्वारा ऐड हो गया, मतलब कि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो ओनली C1 एंड C4 बॉन्ड प्रेजेंट। ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन रहा है एमाइलोज का, इसमें क्या कर रहा है सेकेंड डिफरेंस कि ओनली C1 एंड C4 बॉन्ड प्रेजेंट। कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कौन कौन सा कार्बन जो है बॉन्ड बनाता है? तो पहला कार्बन और चौथा कार्बन, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन मिलके ही केवल इसमें बॉन्ड बनाता है, या तो कितना भी ग्लूकोज हो। कैसे, आपको देखिए समझाते हैं। रेड मार्कर का हम बात करें, रेड मार्कर या छोटी सी समझने पहले देखिए, स्ट्रेट चेन बन रहा है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है और बोला है कि कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 जो है केवल बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है उस चीज को समझिए। इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक, जिसके कारण की जुड़ता है। देखिए हो क्या रहा है, इसमें बात करें नंबरिंग की तो राइट साइड से हम नंबरिंग करते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर जो कार्बन है जो कि लिंक बनाया है और एक यहाँ पे कार्बन है जो कि लिंक बनाया है, तो हम राइट साइड से नंबरिंग करते थे। तो यहाँ से नंबरिंग करें तो इस कार्बन पे 4th नंबर आ रहा है, 4th कार्बन इसको काउंट करेंगे और इसमें जब राइट साइड से काउंट करेंगे तो ये जो कार्बन है इसको फर्स्ट कार्बन बोलेंगे। हमको इससे मतलब है केवल इससे और इससे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पर 4th कार्बन है, तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, ये फर्स्ट कार्बन और 4th कार्बन के बीच ही केवल हो रहा है, मतलब कि इसमें कोई अनदर कार्बन का लिंकेज नहीं हो रहा है। तो वही बात लिखा है कि इन द केस ऑफ एमाइलोज only C1 and C4 bond present, but in the case of amylopectin C1 and C4 and C1 and C6 bond present,
एमाइलोपेक्टिन के केस में C1 और C4 बॉन्ड भी बनता है और C1 और C6 बॉन्ड भी बनता है। कैसे, उस चीज को देखिए। यहाँ पर हम बात करें तो इससे चले तो 1 2 3 4 नंबर, मतलब कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया ये कार्बन और ये कार्बन बना रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर, मतलब कि यहाँ पर कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बना। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बना, जस्ट सिमिलर इसी के जैसा। लेकिन यहाँ पर जो है वह ब्रांच भी लगा हुआ है, और ये जो ब्रांच लगा हुआ है वो इसका जब नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर सिक्स्थ, यहाँ पर 6 नंबर, मतलब कि कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच में जो है यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है। अब कैसे कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच बॉन्ड बन रहा है उसको समझिए। देखिए इस चीज को समझिए। बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की। इसको ऐसे समझिए, लिंक बना है यहाँ पे कुछ ऐसा, नहीं यहाँ पे O ग्रुप लगा रहता है, फिर यहाँ पे जो है वो लिंक बना है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, समझिए। दिखाई पड़ रहा, देख लीजिए एक बार। हाँ दिखाई पड़ रहा है। देखिए यही स्ट्रक्चर जो है वह कुछ ऊपर में आपके पास है, गिवन डाटा है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा इसका डिटेल नहीं बताते, बस केवल आपको एक लाइन डायग्राम समझाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर लगा रहता है H, यहाँ पर OH, यही वाला स्ट्रक्चर बस हम सिमिलर यहाँ पर बना रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, देखिए यही अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि ब्रांच में है, H OH OH H H OH। और देखिए इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, यहां पर सभी बॉन्ड को आप समझिए। यहां पर लगा था CH2OH और यहां पर आपका लगा था H। इसमें बात करें तो इसमें भी वही केस होगा, इसमें भी वही केस होगा। 5 ब्रांचेस लगे रहेंगे, 6 नंबर चेन रिंग रहेगा, नहीं CH2OH यहाँ पर भी, यहाँ पर H, यहाँ पर H OH OH H H OH OH H। बात करें इस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर H। ये स्ट्रक्चर है 3। हम समझना चाहते हैं कि C1 और C4 बॉन्ड का फॉर्मेशंस कैसे हुआ। तो देखिए कैसे फॉर्मेशंस इसका हुआ। हम बोले थे कि ये दो अगर ग्लूकोज रहे तो इसका कंडेंस कर देते थे, और जब कंडेंस करते थे तो यहाँ पर से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता था। और कौन सा H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता था, तो वो कुछ ऐसा निकलता था, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये निकलता था। और ये जो O बचा था, ये O जो है मिलके एक लिंक बना लेता था, और इसी लिंक को बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंक। यहाँ से H2O का रिमूवल हो गया, कंडेंस हो गया, तो यहाँ पर जो है वह कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, लिंकेज बनता था, और वो जो लिंकेज बनता था उसको बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंक। लेकिन बात करें अगर हम कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 में कि इसमें कैसे लिंकेज बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है कार्बन फर्स्ट है, और यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कार्बन जो है 6 कार्बन है। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि कंडेंस करना है, मतलब कि H2O को रिमूवल करना है। तो कौन सा H2O रिमूवल करेगा फर्स्ट और 6 कार्बन में, तो कौन सा H2O रिमूवल करेगा, तो एक यहाँ से H ले लेते हैं, एक यहाँ से OH ले लेते हैं, केवल यहाँ पर CH2 बचेगा, केवल यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 बचेगा। और यहाँ से जो है O बॉन्ड केवल बचेगा, यहाँ से H2O रिमूवल हो गया, तो यहाँ O के साथ जो है इस कार्बन से जाके लिंक बना लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच में लिंकेज बन जाएगा, जिसको कि हम बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वही चीज यहाँ पर हम समझाए हैं। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की, तो ये जो एमाइलोज है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ये पानी में घुल जाता है, वाटर में सोल्यूबल होता है।
लेकिन बात करें एमाइलोपेक्टिन की, तो ये जो है वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो 50 to 20% ऑफ स्टार्च, ये जो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है उसमें 15 से 20% कंट्रीब्यूशन होता है एमाइलोस का, उसमें एमाइलोस कितना प्रेजेंट होता है 15 to 20%। लेकिन अगर एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो 80 to 85% प्रेजेंट होता है किसमें, स्टार्च में। मतलब कि स्टार्च में जो है वह क्वेश्चन आ सकता है कि किसका ज्यादा फॉर्मेशन होता है, कभी परसेंट भी पूछ लेता है। तो स्टार्च में सबसे ज्यादा किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइलोपेक्टिन का, कितना 80 to 85%, और एमाइलोस का कितना 15 to 20%। तो ये था एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंसेस। अब एमाइलोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखते हैं। अगर दोनों का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो कुछ उसी टाइप का स्टार्च का स्ट्रक्चर होता होगा, और ग्लाइकोजन और सेलुलोज उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि जो एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन, ये दो चीज जो हम पढ़े, ये दोनों का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो चीज की बात करते हैं। वहां पे बस हम लाइन डायग्राम के द्वारा हम समझ लिए थे कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो हमने बताया कि एमाइलोज इसमें होता क्या था कि ये जो है सबसे पहला चीज, ये एक स्ट्रेट चेन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह एक स्ट्रेट चेन में होता है, जो कि आपके पास दिख रहा है, पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने ये चीज बताया कि ये जो है वह फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के साथ ही केवल जो है वह लिंकेज का फॉर्मेशन करता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसके बीच में, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, किसके बीच में, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में केवल क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसमें, एमाइलोज में। यहाँ भी देखिए कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी फर्स्ट और फोर्थ ये चीज हुआ, और आगे भी जो है वो n टाइम्स बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, और पॉलीसेकेराइड्स n अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के फॉर्मेशन होता है। तो n अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच रहेगा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखें कि ये जो है वह एक स्ट्रेट चेन में ही हमेशा जाएगा, और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, वो लिंकेज जिसको कि हम ग्लाइकोसाइडिक लिंक बोलते थे, जिसको कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते थे, वही लिंकेज फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ही बनेगा। यहाँ पे भी बात करें तो ये देखिए आगे जुड़ने के लिए कुछ ऐसा दिखा दिए हैं हम, कितना भी आप जुड़ सकते हैं n अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन से, n अल्फा डी ग्लूकोज से आप पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात थर्ड चीज की बात करें, थर्ड जो पॉइंट देखे थे कि ये जो है वाटर सोल्यूबल होता है, क्या देखे थे कि वाटर सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल होता है कि इनसोल्यूबल होता है, ये चीज कैसे जानेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझेंगे। क्या चीज के द्वारा, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। तो इसको ऐसे हमें दिखाई नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझेंगे ये सब चीजें। तो ये सब कुछ बातें जो है हम पढ़े थे, और जो कि सभी कुछ इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ब्रांच चेन होता था, क्या होता था, कुछ ब्रांच में होता था। दूसरी बात कि इसमें फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनता था, और फर्स्ट और सिक्स कार्बन के बीच में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था या लिंकेज का फॉर्मेशन होता था। कैसे वो देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, एक लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सिक्स कार्बन के बीच में भी लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों केसेस हो रहा है, किस में, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एमाइलोपेक्टिन, क्या बोलेंगे, एमाइलोपेक्टिन। और कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में बने तो इसको बोलते थे एमाइलोज, ठीक है। तीसरी बात कि यहाँ पे देखिए तो ये वाटर इनसोल्यूबल होता था, ये भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चलेगा, क्या चीज, एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चलेगा। और एक बात और, यहाँ पर जो बॉन्ड है, जो स्टार्टिंग का सामने वाला जो फ्रंट का जो
3 बॉन्ड होता है, जो 3 लाइंस होता है, इसको थोड़ा डार्क से दिखाते थे। ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग का जो 3 बॉन्ड है, 3 लाइन है, इसको हम डार्क से दिखाते थे। ये चीज हम आपको पहले ही बताते हैं। डार्क से क्यों दिखाते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3D शेप जैसा फॉर्म हो या फॉर्मेशंस हो, इसी की चलते इसको डार्क जैसा दिखाते थे। अब बात करते हैं कि क्या एमाइलोपेक्टिन जो है वह रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते थे? रिड्यूसिंग शुगर वैसे शुगर जो कि टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, या टॉलरेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को रिड्यूस कर दे और अपने आप खुद में ऑक्सीडाइज हो जाए, वैसे शुगर को या वैसे कंपाउंड्स को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते थे। फिर से सुनिए, हम रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते थे? वैसा कंपाउंड या वैसा शुगर जो कि टॉलरेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे और खुद से अपने आप से ऑक्सीडाइज हो जाए। तो वैसे रिएजेंट को या वैसे शुगर को, वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग शुगर। या सेकेंड केसेस इसको ऐसे भी समझे थे कि जो कंपाउंड हेमी एसिटल बनाता है, क्या चीज? हेमी एसिटल। इनसे देखिए क्या बोले हम बोले कि जो कंपाउंड हेमी एसिटल का फॉर्मेशंस करता है उसको भी बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। तो कैसे जानेंगे कि हेमी एसिटल्स क्या होता है? कंपाउंड से हेमी एसिटल्स का फॉर्मेशंस कैसे करता है? तो हेमी एसिटल्स की बात करें तो हेमी एसिटल्स पहचानने के लिए हम देखे थे कि एक ही कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो, अगर ईथर ग्रुप हो और हाइड्रोजन ग्रुप हो, एक ही कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो, ईथर ग्रुप हो और हाइड्रोजन ग्रुप हो, तो वैसे कार्बन को या वैसे कंपाउंड्स को हेमी एसिटल्स बोलते थे। और जितना भी हेमी एसिटल्स होता है वह रिड्यूसिंग शुगर होता है। कंफर्म? तो आइए चेक करते हैं कि इसमें कोई ऐसा कंपाउंड्स है या नहीं जिसमें कि एक ही कार्बन पे OH भी हो, ईथर भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो देखते हैं कि यहाँ पे आके देखते हैं फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे H तो है, ठीक है, ईथर भी है, लेकिन OH ग्रुप नहीं है। देखिए OH कहीं दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा है। तो इस कार्बन पे H और ईथर तो है लेकिन OH नहीं है। और भी इसमें कहीं चला जाइए, या इसमें भी कहीं चला जाइए, इसमें भी कहीं चले जाइए, यहाँ भी कहीं चले जाइए, कहीं पे आपको तीनों चीज नहीं दिखाई पड़ेगा एक ही कार्बन पे। तो आप ये चीज कह सकते हो कि ये जो शुगर है, ये जो शुगर है वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है? ये जो एमाइलोपेक्टिन है वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। एक ही कार्बन पे तीनों ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसी के कारण ये नहीं है। और लास्ट बात है जो कि इसका जो हम लास्ट प्रॉपर्टीज या लास्ट डिफरेंस पढ़े थे कि एमाइलोस जो है जब स्टार्च बनाता है तो 15% टू 20% स्टार्च का फॉर्मेशंस में एमाइलोस का कंट्रीब्यूशंस रहता है। और जब स्टार्च का फॉर्मेशंस होता है तो एमाइलोपेक्टिन का कितना होता है? 80 to 85% इसका हेल्प होता है, इसका कंट्रीब्यूशंस होता है। इसमें कंट्रीब्यूशंस होता है स्टार्च के फॉर्मेशंस में। यहाँ पर 15 to 20% और यहाँ 80 to 85% कंट्रीब्यूशंस होता है। तो आप क्लियरिटी ये चीज कह सकते हो कि ये जो दोनों को मिला करके किसका बनता है फॉर्मेशंस? एमाइलोस को और एमाइलोपेक्टिन को जब दोनों को हम एडअप करेंगे तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा स्टार्च, जिसमें कि 15 to 20% जो है एमाइलोज होगा और 80 to 85% क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन होगा।
तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, स्टार्च का स्ट्रक्चर में जो है वह सिमिलर, ये दोनों का मिक्सअप करके स्टार्च का स्ट्रक्चर बना होगा और वो स्टार्च में 80 to 85% जो है वह इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा और 15 to 20% इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसे बना, स्टार्च होता क्या है, ये सब कुछ आप देख चुके हैं। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन अगर समझ में आ गया होगा तो स्टार्च क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स की, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज की। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं ग्लाइकोजेन और सेलुलोज। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स का सेकंड एग्जांपल सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ स्ट्रेट चेन में बनेगा। तो वही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स। दिखाई दीजिए कब पढ़ा जी? चलिए ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स। एक ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स है और इसका किससे फॉर्मेशन होता है? तो इसका अल्फा डी ग्लूकोज से फॉर्मेशन ना होकर के इसका बीटा डी ग्लूकोज से फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिए, ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स है। इसका फॉर्मेशन होता है बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता था कि फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप नीचे रहे तो अल्फा डी ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप ऊपर रहे तो बीटा डी ग्लूकोज। तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज क्योंकि ऊपर में OH ग्रुप है। इसी को बोलते थे एनोमेरिक कार्बन क्योंकि यही कार्बन जो है दोनों स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता था। अब इसका जो स्ट्रक्चर है सेलुलोज का वो कुछ ऐसा होगा, एक स्ट्रेट चेन में होगा। स्ट्रेट चेन में होगा तो देखिए कुछ ऐसा होगा, इसका फोर्थ कार्बन इसका फर्स्ट कार्बन लिंकेज बना लेगा। यहाँ पर था आपका क्या चीज? OH ग्रुप। तो यहाँ से H ले लिया और यहाँ पर था OH ग्रुप, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब कि यहाँ से H2O का रिमूवल करा दिया और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच लिंकेज बन गया, इसको अटैच कर लिया। फिर से वही काम यहाँ पर भी किया कि यहाँ से भी जो है वह H2O का रिमूवल कर दिया और लिंकेज बना लिया। ऐसे ही जो है यहाँ से भी लिंकेज बनाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पॉलीसेकेराइड्स बनता है तो N ग्लूकोज मिला करके पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और वही N ग्लूकोज का जो है वह मिला करके एक पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस पॉलीसेकेराइड्स का नाम है सेलुलोज। तो वही सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसे? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज ऐड कर करके। लिंकेज कैसे ऐड कर रहे हैं? H2O मॉलिक्यूल्स का कंडेंस कर रहे हैं। जब H2O मॉलिक्यूल्स कंडेंस होगा तो यहाँ से H2O जो है बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद फिर लिंकेज बना लेगा और यही लिंकेज को बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक बात और रिमेंबर कीजिए कि ये जो है आपका स्टार्टिंग का जो सामने वाला जो 3 बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में, जो 6 मेंबर चेन रिंग में, कौन सा? ये वाला 3, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हर एक तीनों में जो सामने वाला 3 है, 3 नहीं कहिए, जितना भी कर सकते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो है लिंकेज का फॉर्मेशन करते जाएगा। तो ये जो सामने वाला बॉन्ड है वो हमेशा बोल्ड रहेगा, मतलब कि इसको थोड़ा डार्क दिखाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 3D शेप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है आपका सेलुलोज का, इस चीज का, सेलुलोज का। अब बात करते हैं ग्लाइकोजेन का, जो कि लास्ट एग्जांपल है इसका, पॉलीसेकेराइड्स का। ग्लाइकोजेन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड्स है। तो इसको देखिए, इसी चीज को लिखा हुआ है, इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल्स स्टार्च। इसको एनिमल्स स्टार्च भी कहते हैं। किसको? ग्लाइकोजेन को। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोजेन, फिर ग्लाइकोजेन को पहले पढ़ चुके थे। कब पढ़े थे? जब हम इसको क्लासिफाई कर रहे थे सेकेराइड्स को, कि भाई मोनोसेकेराइड्स होता है, डाइसेकेराइड्स होता है, ओलिगोसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है। तो उसी समय जब इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वहीं पे देखे थे कि ये जो ग्लाइकोजेन है वह क्या है? एनिमल्स का एक स्टार्च है। इस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा किसका? ग्लाइकोजेन का, वो किसके जैसा सिमिलर होगा? एमाइलोपेक्टिन का। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता था? तुरंत पीछे देते हैं। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ब्रांच में होता था, एक ब्रांच चेन में होता था। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? एक ब्रांच चेन में होगा। किसके जैसा? एमाइलोपेक्टिन के जैसा। एंड रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड,
ठीक है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख रहे हैं, वही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देख रहे हैं। एक बात और यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, एक ही छोड़ दिए। हाँ, इसको देखिए कैसे, छोड़िए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। एमाइलोपेक्टिन के जैसा सिमिलर होता है। कैसे एमाइलोपेक्टिन के जैसा सिमिलर होता है वो चीज देख लिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ब्रांच में होगा। कैसे ब्रांच में होगा? ये क्या है? ये जो है अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है ये? अल्फा डी ग्लूकोज है। ये किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज इसमें मिक्स कर दिए और इसका एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना दिए। वही काम, सेम काम हम एमाइलोपेक्टिन में भी करते थे कि भाई बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज लिए, उसका एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना दिए। तो वही यहाँ पर हम काम कर दिए और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिए। और एमाइलोज के केस में कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में बॉन्ड बनता था, लिंकेज बनता था, जिसको कि हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते थे। लेकिन इन द केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन C1 and C4 bond and also C1 and C6 bond formed। मतलब कि एमाइलोपेक्टिन के केस में कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 और कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 दोनों के केसेस में बॉन्ड बनते थे। तो यहाँ पर जो है वो देखिए कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ है और इसी को बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन बात करें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जब ब्रांच बन रहा है तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है, लिंकेज बन रहा है। तो एमाइलोपेक्टिन के केस में कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच में बॉन्ड बनता था। तो जब इसी के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पर वही काम होगा, यहाँ पर वही काम होगा कि फर्स्ट और फोर्थ के बीच में लिंकेज बन रहा है और फर्स्ट और 6 के बीच में भी लिंकेज बन रहा है। तो यही देखिए लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ। कैसे कैसे लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ ये चीज हम आपको बता दिए हैं कि भाई यहाँ पे CH2OH था तो इसको भाई कंडेंस करके और लिंकेज बनाना था। जब कंडेंस होगा यहाँ पर था आपका OH और यहाँ पर था CH2OH, ठीक है। इसको कंडेंस जब करेंगे तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता था और जब H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता था तो ये H और ये OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बचा CH2, यहाँ पर बचा O और यही O जो है वह लिंकेज का फॉर्मेशन किया। वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं कि यहाँ पर था OH और यहाँ पर भी था OH। H2O बाहर निकलना था, कंडेंस करना था। जब यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ से H और यहाँ से एक OH, तो दो H का मॉलिक्यूल्स और एक O का मॉलिक्यूल्स। जब H2O बाहर निकलेगा तो केवल O बचेगा और वो है वही O जो है यहाँ पर लिंकेज बनाया है, यही O जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। अब ये जो नंबरिंग है इसका कुछ इस प्रकार से होगा, वो भी हम यहाँ पर दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि फर्स्ट 4 और फर्स्ट 6 के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये जो सामने वाला 3 फ्रंट बॉन्ड दिख रहा है, इसको कुछ बोल्ड लेटर से या कुछ बोल्ड लाइन से दिखाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 3D शेप जैसा फॉर्मेशन हो। तो ये रहा आपका ग्लाइकोजन का ये स्ट्रक्चर था। किसका? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर था। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए बायोमोलिक्यूल्स का 11th लेक्चर पॉलीसेकेराइड्स को। इसमें 3 चीज पढ़े। फर्स्ट चीज पढ़े हम लोग, क्या चीज? कि भाई स्टार्च क्या होता है। स्टार्च में 2 पार्ट पढ़े, एक पढ़े एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन, फिर पढ़े सेलुलोज और उसके बाद फिर पढ़े ग्लाइकोजन। तो एक बात हम आपसे रिमेंबर्स थिंकिंग के लिए पूछ रहे हैं कि आप जो पढ़े हैं वो क्या आपको याद है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपका सेलुलोज है, ये जो सेलुलोज है ये क्या रिड्यूसिंग शुगर है? आप जवाब दीजिए। ये जो सेलुलोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है? पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कमेंट में आप बताइएगा। लेकिन देखिए अगर हम आपसे सीधा पूछ रहे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई ये रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे? क्योंकि आप इसमें फटाक से हेमी एसिटाल का कॉन्सेप्ट देखिएगा, हेमी एसिटाल का कॉन्सेप्ट देखिएगा। और जब हेमी एसिटाल्स का कॉन्सेप्ट देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि एक ही कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो, अगर ईथर ग्रुप हो, अगर हाइड्रोजन ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटाल। वही काम अगर आप यहाँ पे यूज कर दीजिए तो OH है, ईथर है और H है, तो क्या ये तो फिर रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये चीज समझिए। ऐसा इसलिए हम देखिए इस पे देखते हैं। पहले सेकेंड कार्बन पे हमको देखना है। सेकेंड कार्बन पे ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद बताते हैं कि इस 6 मेंबर चेन को हम क्यों नहीं कंक्लूड करते हैं। ध्यान सुनिए।
बात करते हैं ये जो सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है, जो सेकेंड वाला 6 मेंबर चेन रिंग है, इस पे आइए। तो देखना है कि OH और O और H ये तीनों एक कार्बन पे होगा, तो ये क्या है, हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। और जितना भी हेमी एसिटल्स का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम क्या चीज, रिड्यूसिंग शुगर। तो देखते हैं कि कर रहा है कि नहीं। तो इस कार्बन पे बात करें तो यहाँ देखिए ईथर है, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन है लेकिन OH ग्रुप नहीं है। इस कार्बन पे बात करें तो यहाँ पर देखिए तो केवल H ग्रुप है, मतलब कोई कार्बन इस ग्रुप में ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके पास की OH भी हो, ईथर भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको क्या समझना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर समझना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर समझना है। अब आप बोलिएगा कि भाई ये जो है स्ट्रक्चर 6 मेंबर चेन रिंग, इस पे तो फर्स्ट कार्बन पे ही OH भी है, H भी है और ईथर भी है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे हुआ। तो आपको ये चीज हम बता देना चाहते हैं कि हम क्या बताएं कि जो पॉलीसेकेराइड्स होता है, जितना भी पॉलीसेकेराइड्स होता है वह N ग्लूकोज से मिलकर फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिए, जितना भी पॉलीसेकेराइड्स होता है वह N ग्लूकोज से मिलकर फॉर्म बनता है, N ग्लूकोज से उसका फॉर्मेशन होता है पॉलीसेकेराइड्स का। तो यहाँ पर भी जो है वो हम दिखाए केवल 3 है, लेकिन ये जो बनेगा पॉलीसेकेराइड्स वो बहुत सारा N यूनिट्स होगा ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का N यूनिट्स होगा। और जब बीटा डी ग्लूकोज का N यूनिट्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, इसके आगे एक और ग्रुप, मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसके आगे एक और ग्रुप, तो यहाँ पे तो लिंकेज बन जाएगा। और जब लिंकेज बनेगा तो इससे तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा। फिर से सुनिए, यहाँ से लिंकेज बन जाएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक हम यहाँ पे और एक ऐसा क्या किए, बीटा डी ग्लूकोज बना दिए। और जब बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो है इसके साथ इसका लिंकेज बन जाएगा, इसका लिंकेज बन जाएगा। और जब इसका लिंकेज बन जाएगा, यहाँ पे O ग्रुप का लिंकेज बन जाएगा, यहाँ से H2O का कंडेंसेशन हो जाएगा, तो ये OH ग्रुप तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर फिर OH तो नहीं बचेगा, केवल O बचेगा, ईथर बचेगा, H बचेगा। तो OH यहाँ पर नहीं बचेगा, और जब OH नहीं बचेगा तो हेमी एसिटल्स का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो इसी के कारण हम जो सेकेंड वाला है इससे कंक्लूड करते हैं कि भाई इसके आगे भी ब्रांच लगा हुआ है, इसके पीछे भी ब्रांच लगा हुआ है, तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकलेगा वो रियल कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, इसको क्यों नहीं कंक्लूड किया, ये चीज हम आपको बता दिए। ऐसा इसलिए कंक्लूड नहीं किए क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड्स होता है वह N ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और N ग्लूकोज से जब मिलकर बनेगा तो क्या होगा वो चीज आप समझ लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 11 था पॉलीसेकेराइड्स, ये आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और इसको नोट कर लीजिए। बाय बाय।